ओके, सो हम इसका वाइवा अलग से ही लेंगे। अब मैं आगे बढ़ती हूँ बिकॉज वी आर ऑलरेडी 10 मिनट्स लेट, और आज ये चैप्टर खत्म करके हमें अगले चैप्टर की तरफ भी मूव करना है। फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल की बात करेंगे। फॉरेस्ट सॉइल वो सॉइल होती है जो माउंटेन्स में, ऑब्वियसली फॉरेस्ट और माउंटेन सॉइल एक तरह की एक ही जैसी सॉइल है। हिली और माउंटेनियस एरिया में ये पाई जाती है जहां पर ज्यादातर रेन फॉरेस्ट प्रेजेंट होते हैं। पहली बात तो कोई भी सॉइल होगी तो सबसे पहले ये बताना है कि पाई कहाँ जाती है, दूसरा सॉइल में क्या प्रेजेंट होता है, क्या नहीं प्रेजेंट होता है, तीसरा क्या उग सकता है। उसके अलावा अगर तुम्हें ये पता है कि वो एसिडिक है या बेसिक है तो एक अलग की बात है। तो माउंटेन सॉइल सबसे पहले माउंटेनियस एरियाज में पाई जाती है जहाँ पे रेन फॉरेस्ट ज्यादा प्रेजेंट होते हैं। और ये जो होती है इट इज लोमी और सिल्टी इन नेचर, सिल्ट के जैसी होती है। ठीक है, लोमी, और यानी जो बड़े बड़े उसके वो क्या बोलते हैं। मैम सिल्ट क्या होता है? नदियों में सिल्ट नहीं प्रेजेंट होता है, एकदम फाइन वाली बालू जो होती है। जो वो जहाँ पे बीचेस में मिलती है, वो हाँ, वाली जो जिसमें भी, पैर डालते हैं तो पूरा वो अरे वो आ नदियां, जाता है। नदियां जो अपने साथ बहा करके लाती हैं उसे सिल्टी तो बोलते हैं ना बेटा। अच्छा, ओके। सिल्ट जो होती है, जो नदियों में एकदम पतली पतली फाइन मिट्टी नहीं बह रही होती, उसे सिल्ट बोलते हैं। तो ये लोमी और सिल्टी इन नेचर होती है। ये जो सॉइल होती है ये क्या है, कौन कौन से रीजन है माउंटेन के, हिमालयाज में पाई जाएगी। उसके अलावा ये वेस्टर्न घाट्स में भी पाई जाती है, जहां भी जितने भी माउंटेनियस रीजन है वहां ये पाई जाती है। ठीक है, और इस सॉइल में ह्यूमस कंटेंट कम होता है, ज्यादा ह्यूमस कंटेंट नहीं होता है। ठीक है, और ज्यादातर और इससे ज्यादा सॉइल के बारे में ज्यादा कुछ जानना नहीं है। तो फॉरेस्ट सॉइल, माउंटेन सॉइल बहुत कम पूछी जाएगी, बट अगर पूछी जाती है तो इतना ही पता होना चाहिए कि माउंटेन रीजन में पाई जाती है, ह्यूमस कंटेंट इसमें कम होता है, सिल्टी या लोमी नेचर की होती है, और हिमालयाज और वेस्टर्न घाट्स के रीजन में ये पाई जाती है। इसका जो नीचे वाला रो, मोस्टली तो ये सॉइल एसिडिक होती है वैसे, क्योंकि इसमें ह्यूमस कंटेंट कम होता है। जैसे देखो, डेजर्ट की जो सॉइल है वो एल्कलाइन है, लेकिन माउंटेन सॉइल एसिडिक है। ये थोड़ा एक दो फर्क है जो याद होनी चाहिए कि डेजर्ट को एसिडिक मैम नहीं, जबकि डेजर्ट वाले में भी ह्यूमस कम होता है। उसमें भी ह्यूमस कम होता है। ह्यूमस तो उस हर जगह कम होगा जहाँ पर पेड़ पेड़ पौधे कम होते हैं। ठीक है, और जहाँ पर जो ह्यूमस वहीं पर बहुत ज्यादा होगा जहाँ पर आपकी बारिश भी कम हो रही है और हल्का ठंडा सीजन होता है, क्योंकि हाई मैम हाई डेन्यूटेशन रेनफॉल और मतलब हाई टेम्परेचर में ह्यूमस का डिग्रेडेशन हो जाता है। समझ गए, ह्यूमस वहीं पर ज्यादा बनता है जहां पर मॉडरेट रेनफॉल होती है, टेम्परेचर भी कम रहता है। हाई टेम्परेचर में ह्यूमस के बनने की प्रोबेबिलिटी कम होती है। उसी तरह अगर बहुत ज्यादा बारिश हो रही है तब भी ह्यूमस नहीं बनेगा। दोनों ही फॉरेस्ट और डेजर्ट, दोनों ही इलाकों में ह्यूमस का कंटेंट कम होता है। ह्यूमस का सबसे ज्यादा कंटेंट आपको मिलेगा एलुवियल सॉइल में, मिलती है ह्यूमस। ठीक है, उसके अलावा जो माउंटेन सॉइल होती है वो एसिडिक होती है, डेजर्ट सॉइल हमारी बेसिक या एल्कलाइन इन नेचर होती है। आपको इसके बारे में पता ही है, एलुवियल के बारे में। लेटराइट सॉइल में तो कोई न्यूट्रिएंट होते ही नहीं है, ओवर बारिश की वजह से एकदम लीच आउट हो जाते हैं उसके सारे न्यूट्रिएंट। तो लेटराइट सॉइल का मोस्टली ब्रिक इंडस्ट्री में यूज होती है, और एट मैक्स अगर कुछ फर्टिलाइजर वगैरह आप मिला देते हैं तो कभी कभी ये काजू या कैशू इस तरह की क्रॉप्स उगाने में यूज होती है। कैशू ग्राउंड नट ये सब हो जाता है उसमें। हाँ पूछो स्वास्थ्य का। मैम डेन्यूटेशन ऑफ सॉइल मतलब क्या होता है? डेनटेशन का मतलब इरोजन समझ लो, गिरने, इरोड होना बोलते हैं अच्छा, डेनटेशन। ओके मैम। हाँ, ओके, अब आगे पढ़ने वाले हैं सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन में कुछ पढ़ना है। मैम ये पढ़ा हुआ है। सॉइल इरोजन का क्या मतलब होता है? वॉट डाउन हो जाता है सॉइल। मैम जब ज्यादा, मैम एक मिनट, मैम जब टॉप वॉशिंग, लेयर का रिमूव हो जाना डेनटेशन बोलते हैं, जो वियरिंग ऑफ हाँ यानी हटते जाना। तो डेनटेशन ऑफ द सॉइल कवर, सॉइल के जो सबसे ऊपर का कवर होता है जब वो वियर ऑफ होने लगता है, चाहे वो एयर की वजह से हो, यानी विंड की वजह से हो, या वाटर की वजह से हो, या आइस की मैम वजह से हो, डिफॉरेस्टेशन किसी भी, या एंड डिफॉरेस्टेशन की वजह से, किसी भी वजह से हो, जो टॉप सॉइल कवर होती है वो वॉश डाउन हो जाती है, और उसको बोलते हैं सॉइल इरोजन। क्या होता है, इसके बहुत सारे रीजन है। ह्यूमन एक्टिविटीज रीजन है, डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, कंस्ट्रक्शन और माइनिंग, ये भी सॉइल इरोजन के रीजन है। उसके अलावा नेचुरल फोर्सेज हैं जैसे कि विंड, ग्लेशियर, वाटर, इन सब की वजह से भी होता है सॉइल इरोजन। उसके अलावा जब वाटर होता है वो लार्ज एरिया से एज अ शीट के फॉर्म में स्लोप कर रहा होता है, तब भी वो टॉप सॉइल को उड़ाते ले जाता है। यानी बहुत तेज पानी बहेगा तब भी टॉप सॉइल आपकी वो वॉश अवे हो जाती है। ठीक है,
उसके बाद विंड के थ्रू होता है, तो विंड जो होती है वो लूज सॉइल को उड़ा लेती है। तो अगर पेड़ वगैरह नहीं लगे हुए तो आपकी सॉइल एक तरह से बंद ही नहीं है, वो लूज सॉइल है, क्योंकि पेड़ों की जड़ें तो सॉइल को बांध के रखती हैं, बट पेड़ नहीं है, डिफॉरेस्टेशन कर दिया तो सॉइल ऐसे घूम रही है कहीं भी, लूज है वो सॉइल पाउडर के फॉर्म में, तो विंड आएगी उड़ा ले जाएगी। ठीक है, सॉइल इरोजन है वो डिफेक्टिव, ये तो विंड, एयर, वाटर, ग्लेशियर मेन हो गए। उसके अलावा डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, कंस्ट्रक्शन एंड माइनिंग, ये 7 ही रीजन है जिसकी वजह से सॉइल इरोजन होता है। एक और रीजन है जिसकी वजह से सॉइल ओवर इरोजन, ग्रेजिंग इसलिए होगा ना क्योंकि फिर वो लैंड की फर्टिलिटी ही लॉस कर देता, फिर वो उनका टाइटन नहीं रहता लैंड और वो लूज हो जाता है। ओवर ग्रेजिंग होगी तो घास चली गई ना ऊपर से, तो सॉइल की टॉप लेयर इरोड हो जाएगी। मैम हमारी मैम ने बताया था कि वो जब ओवरग्रेजिंग होती है तो सॉइल की जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है वो सबसे टाइट होती है और वो पूरे सॉइल प्रोफाइल को एकदम वो पकड़ के रखती है, और जब वो हट जाता है तो थोड़े से प्रेशर में भी वो बहुत ज्यादा निकल जाता है। तो ये सही है। हाँ ठीक है, ओवर ग्रेजिंग का वैसे मतलब तो यही है ना कि जितना चारा चरना अलाउड है उससे ज्यादा आपने ऊपर का टॉप लॉयल। ओवर ग्रेजिंग क्या होगा, जब घास बड़ी बड़ी है, जानवर थोड़ा थोड़ा खाएंगे तो घास की जड़ तक नहीं पहुंचेंगे, मिट्टी बची रहेगी। अब जानवर एकदम उसको गंजाई करे दे रहे पूरी जमीन को, तो लूज हो जाएगी ना, मिट्टी इरोड हो जाएगी। तो ओवर ग्रेजिंग उसी का है वो मतलब। सॉइल इरोजन जो है वो डिफेक्टिव मेथड ऑफ फार्मिंग की वजह से भी होता है। अगर आप गलत तरह से प्लोइंग कर देते हैं तब भी सॉइल इरोजन हो जाती है। फार्मिंग मेथड्स भी अच्छे से करना चाहिए, वरना इतनी बड़ी बड़ी फील्ड्स होती हैं, उन वो सारी फील्ड्स में गलत फार्मिंग कर देंगे तो उससे भी सॉइल इरोजन के काफी चांसेस हैं। कुछ लोग खेत में ज्यादा पानी भर देते हैं, तो स्टॉप लेयर में इतना पानी भर जाता है कि न्यूट्रिएंट पानी के साथ बह जाते हैं, वो भी सॉइल इरोजन हो गया। तो कोई भी तरीके से जिससे सॉइल का टॉप लेयर उड़ जाता है वो सब सॉइल इरोजन है। फिर टॉप लेयर में सबसे ज्यादा न्यूट्रिएंट होते हैं सॉइल के, और टॉप लेयर ही अगर उड़ गई तो सॉइल इरोड हो गई, नीचे ही सॉइल का क्या करोगे। ठीक है, इसीलिए बहुत जरूरी है कि सॉइल के न्यूट्रिएंट बैलेंस को मेंटेन रखें। कैसे रखेंगे, प्लोइंग बहुत इंपॉर्टेंट है। कंटूर लाइन के अराउंड आप प्लोइंग करते हैं, वाटर का फ्लो होता है उसको डिसिलरेट करते हैं, यानी बहुत तेजी से ना बहे वाटर, इसलिए सीढ़ीदार खेत बनाते हैं, एक से दूसरे, दूसरे से तीसरा, प्रॉपर गैपिंग में, कि पानी धीरे 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 नीचे आए। अगर स्लोपिंग अच्छे से नहीं करेंगे, सीढ़ीदार खेत नहीं बनाएंगे, स्टेप जिसको बोलते हैं, तो पानी स्पीड से फ्लो करेगा तो पानी अपने साथ न्यूट्रिएंट्स को ले जाएगा। पेड़ों में इसीलिए जितना पानी डालते हैं जितना जरूरी है, ओवर वाटरिंग कर देंगे तो सॉइल इरोजन हो जाती है। तो दूसरा देखो, उन्होंने दूसरे में वही लिख दिया कि स्लोप्स पे स्टेप्स को कट आउट कर दिया जाता है, जिससे कि टेरेस कल्टीवेशन होता है, जिससे सॉइल कंजर्वेशन होता है। तो सॉइल कंजर्वेशन करने के बहुत तरीके हैं। पहला तरीका तो एफॉरेस्टेशन है, जो आप करिए, उसको पेड़ लगा दीजिए, सॉइल जमी रहेगी, उड़ेगी नहीं। दूसरा सॉइल कंजर्वेशन का तरीका ये है कि प्लोइंग और टिलिंग आप अच्छे से करिए, नीचे वाली सॉइल ऊपर, ऊपर वाली सॉइल नीचे, तो सॉइल की जो होती है रोटेशन होती रहती है और सॉइल कंजर्व रहती है। सॉइल इरोजन का ये मतलब नहीं पूरी सॉइल चली गई, सॉइल इरोजन का मतलब ये है टॉप लेयर चली गई। हमने बहुत स्पेसिफिक और क्लियर रहना अपनी डेफिनेशन के लिए, तो कंजर्व भी आपको केवल टॉप लेयर को ही करना है, पूरी मिट्टी थोड़ी उड़ जाती है कहीं से, टॉप लेयर उड़ जाती है, न्यूट्रिएंट उड़ जाते हैं, उसको ही सॉइल इरोजन बोलते हैं। फिर आपने और कैसे बचा सकते हैं, पहाड़ी इलाकों में आप स्टेप कल्टीवेशन करिए, यानी स्टेप्स में काट दीजिए पहाड़ों को, ताकि पानी धीरे धीरे स्टेप्स के ऊपर बहेगा, तो फिर इरोजन कम होगा। उसके अलावा क्या है, लार्ज फील्ड्स हैं, बड़ी बड़ी फील्ड है, उनको स्ट्रिप्स में डिवाइड किया जाता है, यानी पट्टियों में, और बीच बीच में स्टेप्स में घास लगा दी जाती है, ठीक है, जिसमें कि क्रॉप्स के बीच में थोड़ा गैप रहे और सॉइल को अच्छे से मौका मिल जाए क्रॉप्स को ग्रो होने का, और सॉइल भी अच्छे से बंधी रहे। उससे क्या होता है, इससे जो जब बीच बीच में आप घास लगा देते हैं तो बड़ी बड़ी घास जो होती है वो विंड के फोर्स को कम कर देती है, तो विंड सॉइल को इरोड नहीं कर पाती। तो अपने अपने तरीके हैं सबके करने के लिए, इसको स्ट्रिप क्रॉपिंग कहते हैं, यानी बड़ी फील्ड में आपने स्ट्रिप्स में डिवाइड कर दिए और बीच के स्ट्रिप्स में यानी गैप्स में आपने घास लगा दी बड़ी बड़ी। अब तेज अगर हवा बहेगी तो आपकी क्रॉप्स वेस्ट नहीं होंगी, क्योंकि जो घास होती है वो घनी होती है, हवा के फोर्स को कम कर देती है। उसके अलावा आप खेत के किनारे पेड़ लगा दीजिए ढेर सारे, उसको शेल्टर बोलते हैं। आपका खेत है और खेत के आसपास खूब बड़े बड़े पेड़ लगे हैं आम के, बहुत तेज आंधी बहेगी, आंधी चलेगी तो पेड़ आपके जो है विंड को वो रोक लेंगे। वरना अगर आपके गंजे फील्ड है, मतलब आसपास कोई पेड़ ही नहीं, कोई शेल्टर बेल्ट ही नहीं है, तो हवा पूरे खेतों में बहेगी। लेकिन अगर आपने बड़े बड़े पेड़ लगा दिए आसपास, जिसको बोलते हैं, आई थिंक एग्रो फॉरेस्ट्री बोलते हैं इसको, कि एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री दोनों साथ में की जाती है, उससे सॉइल इरोजन बहुत ज्यादा कम हो जाता है।
यानी खेती करो और खेती के पास जो इलाका है उस सब जगह फॉरेस्ट लगा दो, तो हवा बहुत तेज चलेगी तो बट जाएगी क्योंकि पेड़ रोक लेंगे हवा को, और क्रॉप भी बची रहेगी, सॉइल भी बची रहेगी। समझ में आ गया किसी को? ये जो कंबाइंड है इसको बोलते हैं एग्रो फॉरेस्ट्री, यानी एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री को कंबाइन कर दिया है आपने। समझ में आ रहा है सबको? यस मैम। यस मैम। अब बचा हमारा मैप वर्क। मैप वर्क में टाइप्स ऑफ सॉइल केवल करना ही है, तुम्हारा होमवर्क है, तुम्हें करके आना है किस किस रीजन में क्या सॉइल पाई जाती है, ठीक है? उसके अलावा आप चलते हैं। और मैम इसका टेस्ट क्या संडे को होगा? आप पहले पुराने वाले का वाइवा दे लो, तब इसका वाइवा लेंगे। वैसे मेरा उसका प्लान कल है। क्या? उसका कल है? नहीं, कल तो यही चैप्टर जो आज पढ़ाने वाली हूँ एग्रीकल्चर वो पढ़ाऊंगी मैं। अब वाइवा देखते हैं। कुछ नहीं मौका मिलेगा तो संडे को ही करेंगे, फिर 2 चैप्टर का वाइवा एक साथ होगा, इसका और नेशनलिज्म इन यूरोप का। मैम ठीक है? ऐसे दोनों तुम ही लोगों ने तो मैम, आप वाइवा स्किप किया, वरना बोलो। लाइन से चल रहे थे वाइवा में। हाँ हाँ मैम मैंने भी नहीं किया, आस्था ने भी नहीं किया, तो जिन्होंने नहीं किया उनको दो। अच्छा, तुमने नहीं किया था स्वास्थ्य का वाइवा स्किप? मैम मैंने नहीं बोला था आपको, मैंने कुछ बोला ही नहीं था। मैसेज तो आया तुम्हारा मेरे पास, सर में दर्द हो रहा है। मैम मैंने कब बोल दिया, मैंने कुछ नहीं लिखा है। 22 नवंबर की बात है ना, वाइवा 8 PM पे रिप्लाई आया है स्वास्तिका का, मैम आई एम हैविंग आई पेन, आई वोंट अटेंड टू टेस्ट इन मैम क्लास। मैंने कुछ नहीं लिखा है। ये किसने लिखा है? मैम दिखाओ। मैम आप मैम मैंने लिखा था मैम। स्वास्तिका के फोन से विधि कैसे लिख सकती है? मैम आपने नंबर, आप नंबर पढ़ना, 1 मिनट, क्या नंबर है? आई थिंक मेरे फोन में स्वास्तिका का नंबर, रिया का नंबर स्वास्तिका और स्वास्तिका का नंबर रिया। मैम मेरा 9560627000 वाला है। अच्छा ओके, ओके ओके। एक तो फोटो भी आस्तिका सोच रही है कि मैंने कब बोल दिया। वही ओके, तो स्वास्तिका का नहीं, ओके रिया का आया है फिर। ठीक है, 2 लोगों का आया था मेरे पास, तभी मैंने कहा अब 2 लोग ऑलरेडी नहीं आ रहे, 1-2 अगर और गायब हो गए तो फिर 50% हो मैम जाएगी। मैंने तो नहीं लिखा है, मैंने आपको कुछ नहीं बोला था। ओके कोई बात नहीं, तो आस्था और स्वास्तिका ने नहीं बोला, लेकिन रिया और एक कोई और भी है, मुझे याद नहीं है। मैम हम बहाने नहीं मारते, हम अच्छे बच्चे। मुझे मुझे कैसे पता बेटा, मेरे पास तो नंबर सेव था इसलिए ऑनेस्ट मिस्टेक हो गई। ओके, रिया का मैसेज आया है, आई थिंक रिया के अलावा आई थिंक मनस्वी बची है। मनस्वी तुमने कुछ लिखा था क्या? नो मैम। आस्था और कौन बचा है? विधि, विधि का मैसेज आया था क्या? ये तो मैसेज लिखते कि नहीं लिखते कुछ पता ही नहीं चल पाता है। हाँ विधि ने किया था। हमेशा आप मैसेज में ही बोलोगी क्या विधि? कभी मैसेज के अलावा नहीं बोलोगी। तो विधि का और रिया 2 का मैसेज आया था मेरे पास, तो फिर मैंने सोचा कि अब हटा देते हैं। मैम मैं फ्राइडे को नहीं रहूंगी, मैंने अभी से कह दिया है। कोई बात नहीं, फ्राइडे की क्लास देख लेना, क्लास तो होगी ही। हाँ वही। आप चलते हैं हम अपने क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन है बायो हाउ कैन द क्लास नहीं है ना क्या बेटा? थर्सडे? मैम थर्सडे को क्लास नहीं है ना? थर्सडे को क्लास नहीं है, बट कल क्लास है। वाइवा हाँ तो नहीं है। मैम आप कल पढ़ा फ्राइडे को वाइवा ले लेना इसका, और फिर संडे को उसका ले लेना दूसरे वाले का। और इंग्लिश को क्या करें? इंग्लिश को कुएं में फेंक देते हैं। मैम इंग्लिश तो मतलब ऐसा है ना, जैसे हमारा लिटरेचर का मतलब हो ही जाएगा, तो आप फ्राइडे को वाइवा ले लो और मैं आपको बाद में दे दूंगी, क्योंकि एक ही साथ संडे में फिर मैथ्स का भी होगा, फिर इंग्लिश का भी होगा, तो एकदम बहुत हेक्टिक हो जाता है।
ठीक है, तो फ्राइडे सैटरडे देखो थर्सडे नहीं है, लेकिन फ्राइडे क्लास लगेगी तुम लोगों की इंग्लिश की। संडे को फिर एक चैप्टर का वाइवा ले लेते हैं, फिर आगे अगले वेडनेसडे को देखेंगे, मौका पड़ेगा क्योंकि वेडनेसडे और सैटरडे 2 दिन ऑफ होता है तुम्हारा, अगले वेडनेसडे को दे देना वाइवा इसका। और हाँ, और मैम संडे को क्योंकि किस चैप्टर का? फ्राइडे को क्लास होगी इंग्लिश की, लेकिन क्लास के टाइम में वाइवा अभी नहीं होगा, सिलेबस पीछे है। हाँ, क्या बोल रहे हो? संडे को कौन से संडे को कौन सा वाइवा? संडे को नेशनलिज्म इन चैप्टर? यूरोप का ही वाइवा पहले होगा, उसके बाद अगले वेडनेसडे को देखेंगे रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का वाइवा ले लेंगे, तुम लोगों को टाइम भी मिल जाएगा पढ़ने के लिए। ओके। ठीक है, ठीक है वो। तो अब ये क्वेश्चन है व्हाट इज द रोल ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इन डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। अगला है हाउ द मैम रिसोर्स, वो उसको रिसोर्स में कन्वर्ट करते हैं, करेक्ट, जितनी भी नेचुरल चीजें। हाउ द रिसोर्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, बायोटिक एंड बायोटिक है, बायोटिक क्या होते हैं, बायोटिक क्या होते हैं, सब कर लोगे तुम लोग। ठीक है, एबायोटिक, लिविंग नॉन नॉन लिविंग। लिविंग, बायोटिक लिविंग होता है, एबायोटिक नॉन लिविंग होता है। करेक्ट। हाँ। उसके बाद दो इकोलॉजिकल क्राइसिस, ग्लोबल वार्मिंग, ये भी हो ही जाएगा। उसके बाद बायोटिक, फिर बार बार वही पूछा हुआ है कि व्हाट टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज आर मिनरल एंड फॉसिल फ्यूल। मिनरल एंड फॉसिल फ्यूल किस तरह के रिसोर्सेज हैं, नॉन रिन्यूएबल है। डेवलप्ड रिसोर्सेज क्या होते हैं, जिनकी सर्वे हो चुकी है, क्वालिटी क्वांटिटी ऑलरेडी पता और है, हम उनको और वो सब डेवलप्ड हो जानते गए हैं। हैं यूज के लिए। क्या? नहीं मैम, वो मैं कहती क्वालिटी एंड क्वांटिटी आर डिटरमाइंड ऑफ हम्म। दोज रिसोर्सेज। डेवलप्ड रिसोर्सेज वो है जिनके बारे में सब पता है और उन्हें हम यूज भी कर रहे हैं। अगला है कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज क्या होते हैं, पब्लिक पार्क, इनके एग्जांपल हो जाएंगे। अर्थ समिट कब हुई थी, 1992 में हुई थी, ब्राजील में। जून। और अब क्या बचा, लद्दाख की चीज में कोल्ड डेजर्ट है, वाटर रिसोर्स नहीं है वहां पर, पता है सबको डेजर्ट में वाटर नहीं होता। स्टेट एनीवन वहाँ पे ह्यूमस भी कम है। राइट। विच ऑफ द मोस्ट वाइड स्प्रेड रिलीफ फीचर्स इन इंडिया, सबसे ज्यादा क्या है रिलीफ इंडिया में, रिलीफ का मतलब टाइप ऑफ प्लेन है ना? फिजिकल फीचर, प्लेन्स है सबसे ज्यादा। नेट सोन एरिया क्या है, हाँ। एक्चुअल एरिया अंडर कल्टीवेशन को नेट सोन एरिया बोलते हैं। उसके अलावा हाँ। मैन मेड और टू नेचुरल फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर लैंड डिग्रेडेशन कर लोगे, मैन मेड में डिफॉरेस्टेशन और माइनिंग, नेचुरल में वाटर एंड विंड। वाटर लॉगिंग और रनिंग वाटर क्या है, बट वाटर और विंड कर सकते हो। अगला क्या है, सजेस्ट एनी टू वेज टू चेक लैंड डिग्रेडेशन है, फॉरेस्टेशन, प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग। ये बहुत इजी है। भांगर क्या है, ओल्ड एलुवियन, ओल्ड एलुवियल। इसमें कंकर पाए जाते हैं। खद्दर क्या है, न्यू एलुवियन जिसमें न्यू फाइन पार्टिकल्स एलुवियल होते हैं, ज्यादा ज्यादा प्रोडक्टिव होता है। कौन सी सॉइल कॉटन को ग्रो करती है, ब्लैक सॉइल करती है। मिनरल जो कि ब्लैक सॉइल में कम होता है, फास्फोरस कम होता है ब्लैक सॉइल में। लेटराइट जो है ग्रीक वर्ड लेटर से निकला है, लेटर का मतलब क्या होता है, ब्रिक। हाँ, कर लोगे ये। उसके अलावा ये शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, तुमने खुद कर लेना, लॉन्ग टर्म खुद कर लेना, समझ आया जो वो मैम हम लोग दूसरे चैप्टर में करते हैं, ये अब हो जाएगा बाकी। मैंने ऊपर क्वेश्चंस है वो मैंने पढ़ लिए, मुझे समझ में आ गया कि हो जाएगा तुम लोगों से। ज्योग्राफी तो वैसे भी मोस्टली एसएसटी में भी क्या कोई केस स्टडी होगा, मतलब जैसे दूसरे सब्जेक्ट्स में है? आ तो सकता है यार, न्यू पैटर्न पे एक आई थिंक आज आएगी केस और स्टडी। मैम सब लोग कह रहे हैं कि डेट्स जल्दी हो जाएंगे, मतलब जन फेब में, तो वो हो सकता है? नहीं, तो जल्दी तो नहीं करेंगे, मतलब आई डोंट थिंक कि जल्दी होगा। अब हम पढ़ने वाले हैं क्योंकि तो हम्म February 15 शादी होगा ना, कि उससे पहले भी कर सकते हैं? उससे पहले तो आई डोंट थिंक ये करेंगे क्योंकि बच्चे पूरे साल मैम वो वाले हो सकते हैं जैसे जो होते पोस्टपोन करना आसान है, बोर्ड्स को पोस्टपोन करना बहुत मुश्किल है, धरने वरने बैठ जाएंगे लोग। मैम बहुत लोग तो पता नहीं कह रहे थे कि बोर्ड ही नहीं होंगे और क्लास परफॉर्मेंस में होगा, पर वो हो ही नहीं सकता कभी। अच्छा, ये सब तो फालतू बातें हैं। मैम चैप्टर 3 तो आ ही नहीं रहा, 4 आ रहा है ना? चैप्टर 3 नहीं आ रहा, में उससे तो बस मैप मैप आ वर्क रहा है। है। वो नहीं कर रहे हैं अभी, हम सीधे 4 कर रहे हैं, उसके बाद 2 चैप्टर है। फिर 2 चैप्टर हमारे ज्योग्राफी के हो जाएंगे, इसके बाद हम 2 चैप्टर करेंगे इको के, फिर सब में हमारे इनमें 2-2 चैप्टर बचेंगे और हिस्ट्री तो दो पूरी हो जाएंगे। जाएगी। ठीक है, हिस्ट्री हमारी पूरी हिस्ट्री हो हो चुकी है। गई और फिर 6 चैप्टर बचेंगे टोटल। हाँ, हिस्ट्री हो गई है पूरी। इसको करने के बाद हमारे टोटल
6 चैप्टर बचेंगे, 6 बचेंगे ना हमारे। 8 बचेंगे, बट अब अच्छा हम हाँ, अगर इको इको के के तो 2 पूरे चैप्टर कर 4 लेंगे बचे। तो करेक्ट करेक्ट, इसके बाद हम मैम इको और के वो जो चैप्टर जो था अगर उसको ना काउंट करें। ओके, एग्रीकल्चर करते हैं, उसके बाद इको के 2 चैप्टर करें जल्दी जल्दी, ताकि हमें लगे कि हमारा सिलेबस कंप्लीशन की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, ओके। एग्रीकल्चर बहुत कुछ ज्यादा जानना नहीं है इसके बारे में, हमें ऑलरेडी पता है कि इंडिया में एग्रीकल्चर जो है वो प्राइमरी एक्टिविटी है, बहुत पुराने टाइम से चलती चली आ रही है, और आज भी मोर देन 60% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती है। पहले तो ये जो परसेंटेज था वो 85 to 90% था, सभी लोग खेती करते थे। आजकल ये 50 to 60% है, इतने लोग अभी भी एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है, बचे हुए लोग और काम कर अब रहे हैं। ये तो इको में भी है ना, इको के सेकंड चैप्टर में। हाँ हाँ, उसमें भी है, बट इतना डिटेलिंग नहीं है, सब्सिस्टेंस फार्मिंग वगैरह उधर दिया हुआ है। फूड ग्रेन्स और जो रॉ मटेरियल जो है वो वेरियस इंडस्ट्रीज के लिए, मतलब बिसाइड फूड ग्रेन्स खाना तो देता ही है एग्रीकल्चर, उसके अलावा और सारी इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल भी देता है। जैसे एग्रीकल्चर करने से आपको कॉटन मिलता है, उससे आप कपड़े बनाते हैं, है बात की नहीं? मैम वो जैसे बेसिक उससे ही सब चीजें चलती सब है। चीजें बनती है एग्रीकल्चर से, फॉरेस्ट या टिम्बर प्रोड्यूस होता है, उससे फर्नीचर बनाते हैं। तो केवल खाना ही नहीं देगा, इसके अलावा और भी चीजों के लिए एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल देता है। इंडिया की जो 2/3 पॉपुलेशन है वो एंगेज है एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में। अब फार्मिंग कितने तरह की होती है, ठीक है? फार्मिंग कई तरह की होती है, यानी कि किस किस तरह से आप खेती कर सकते हैं। सबसे पहले जिस तरह की फार्मिंग आप करते हैं, यानी खेती करने के बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। ये फार्मिंग है, अभी से तो बहुत पुराने जमाने में होती थी, बट अभी भी कुछ कुछ इलाकों में ये फार्मिंग होती है। मतलब क्या है, ये प्रिमिटिव, पहली बात प्रिमिटिव क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये प्रिमिटिव टूल से की जाती है। तो डिगिंग स्टिक्स, ठीक है, आज भी ये जो छोटी कुल्हाड़ी, हसिया और जो डिगिंग स्टिक्स यानी लकड़ी से पहले स्टिकिंग करते थे, और जो फावड़े, तो प्रिमिटिव टूल का यूज करके ये फार्मिंग आज भी की जाती है, इसीलिए इसको प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग कहते हैं। सब्सिस्टेंस फार्मिंग मतलब ये मेजरली इस फार्मिंग का एम होता है खाने वाली क्रॉप उगाना और खुद के परिवार का पेट पालना, इसीलिए इसको सब्सिस्टेंस कहते हैं। तो टर्म समझ में आ गया कि पहली तरह की फार्मिंग वो है, यानी ये गरीब लोग करते होंगे जिन्हें आज तक टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ नहीं पता, है बात की नहीं? तो मेजरली तो ये ट्राइबल्स हो गए, तो जंगलों में ट्राइब्स में रहते हैं, वो आज भी प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग करते हैं, क्योंकि वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी आज तक जान नहीं पाए, वो पुराने अपने टूल्स वगैरह से। ठीक है, इनकी फोटो मैम एक बार देख स्मॉल लेना। स्केल पे वो लोग करते हैं जिससे खाली उनकी फैमिली की बेसिक चीजें सब लोग और ये जो प्रिमिटिव टूल्स जैसे हो डाओ और डिगिंग स्टिक्स, इनका फोटो देख लेना एक बारी, ठीक है, इससे ये लोग यूज करते हैं। और ये पुराने जमाने में ये चीजें यूज होती थी जब हमारे पास ट्रैक्टर ये सब चीजें नहीं थी। आजकल तो हम लोग जो मोस्टली करते हैं प्लोइंग वगैरह, उसमें ट्रैक्टर का यूज होता है, ये हो से कोई नहीं करता, ठीक है, लेकिन पुराने जमाने में इसी से की जाती थी। फॉलोइंग पॉइंट जो है वो इंपॉर्टेंट है इस फार्मिंग से रिलेटेड। पहली बात तो ये मानसून पर डिपेंड करती है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर इनको कोई टेक्नोलॉजी नहीं पता, तो ये तो मान के चलो इरिगेशन तो नहीं पता, ट्यूबवेल तो नहीं पता इनको, ये प्रिमिटिव तरीके से फार्मिंग कर रहे हैं। दे नो नथिंग अबाउट ट्यूबवेल्स एंड दी मॉडर्न इलेक्ट्रिकल मशीनरी, जिसके थ्रू आप पानी जमीन से निकालो, पंपिंग करके खेती कर दो, मानसून आए या ना आए, वो टोटली मानसून पर डिपेंड होती है, क्योंकि उन्हें टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ नहीं पता। ठीक है, पाषाण युग से थोड़ा आगे जाओ, बस वही फार्मिंग की टेक्निक आज चल रही है। जब से फार्मिंग इंट्रोड्यूस हुई है, उस समय जो टेक्नोलॉजी थी, अभी भी वही टेक्नोलॉजी है इस फार्मिंग मेथड की। ये क्या यूज करते हैं? पहली बात, मानसून पर डिपेंड होती है, और ये नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ सॉइल का यूज करते हैं। इनको पेस्टिसाइड्स के बारे में भी कोई जानकारी नहीं है, फर्टिलाइजर के बारे में कोई जानकारी नहीं है। जो कुछ अवेलेबल नेचर में है, नेचर की खुद की सॉइल की खुद की फर्टिलिटी, मॉनसून और आसपास के एनवायरनमेंट, इसके बेसिस पे इनकी अरे ये तो जंगल में रहते होंगे, जो जंगल में रहते होंगे वो करते होंगे ना ये। हाँ हाँ, जंगल में जो रहते होंगे ट्राइब्स ही वो ये करती हैं, करते होंगे ना। मोस्टली ट्राइब्स ही करती हैं, अभी तो बताया। हाँ, मोस्टली ट्राइब्स ही करती, क्योंकि बाकी लोगों को तो अब मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गई है, मोस्टली ट्राइब्स जो कि नहीं बहुत। तो वो भी करती ट्राइब्स वो वाला नहीं करती, वो जिसमें जला देते हैं उसके बाद उसमें वहां उगाते हैं, वो वाला फ्लैश नहीं एंड करती। तो बर्न। हर ट्राइब थोड़ी ना स्लैश एंड बर्न स्लैश करती एंड है। बर्न। स्लैश एंड बर्न इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ प्रिमिटिव फार्मिंग।
बट बेसिकली प्रिमिटिव फार्मिंग का मतलब है कि डो और सिगिंग सिर्फ प्रिमिटिव टूल से यूज की जाएगी, मॉनसून पर डिपेंड, नेचुरल फर्टिलिटी पे डिपेंड करेगी। और प्रिमिटिव में सबसे मेन इंपॉर्टेंट तरीका था स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर का, क्योंकि उनके पास डिगिंग करने के लिए जगह चीज नहीं है ना, कोई टूल अवेलेबल नहीं है, तो छोटी सी जगह पर वो डिग करते थे और वहां पर वो, और तुरंत तुरंत तो फर्टिलाइजर अवेलेबल नहीं है, वो एक जगह खेती करके फिर दूसरी जगह चले जाते थे, क्योंकि सॉइल को टाइम चाहिए ना फर्टिलिटी रीगेन करने के लिए। तो तुरंत तुरंत दोबारा अगर तुम्हें उसी सॉइल खेत में कुछ उगाना है तो यू नीड फर्टिलाइजर, जो हमारे पास तो है। हम सेम खेत में साल में 3 बार फसलें उगा लेते हैं, क्योंकि हम फर्टिलाइजर ऐड कर देते हैं। बट उनके पास तो कोई फर्टिलाइजर है नहीं, वो तो सॉइल की नेचुरल फर्टिलिटी को यूज कर रहे हैं। तरीका क्या बचा? एक बारी उगा लिया फिर चले गए कहीं और खेती कर ली। सालों तक उस खेती जमीन पे खेती नहीं की जिसमें ऑलरेडी कर रहे थे, तो उसने अपनी नेचुरल फर्टिलिटी को रीगेन कर लिया। समझ गए? फ्लैश एंड Yes, बर्न का फंडा, फ्लैश एंड बर्न का फंडा ही ये है, क्योंकि नेचुरल फर्टिलिटी सॉइल की लूज हो जाती है, हम पिछले चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। ये जो खेत फार्मिंग है ये मॉनसून पर नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ सॉइल पर डिपेंड करता है। ये स्लैश एंड बर्न टाइप की मेन एग्रीकल्चर होती है। इसमें फार्म क्या करते हैं, एक लैंड के कैच को क्लियर करते हैं, उसमें खाना वगैरह अपनी क्रॉप उगा लेते हैं, और अपनी केवल उतनी क्रॉप उगाएंगे जो जिससे उनकी फैमिली सस्टेन हो जाए, क्योंकि कॉमर्शियल फार्मिंग बिना मॉडर्न टेक्नोलॉजी के पॉसिबल नहीं है। सॉइल फर्टिलिटी डिक्रीज हो जाती है, फार्मर शिफ्ट कर जाते हैं किसी और नए फ्रेश लैंड की तरफ, और पुराने वाले को वो जला देते हैं। जला देते हैं क्योंकि काटने के बाद में कुछ कुछ पेड़ों की जड़ें रह जाती है ना उसमें, तो पूरी तरह खेत को जलाना पड़ता है, सो दैट पुराना वाला पूरी फसल डिस्ट्रॉय होकर खेत में ही मिल जाए। दिस टाइप ऑफ शिफ्टिंग अलाउज नेचर टू रिप्लेनिश द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल थ्रू द नेचुरल प्रोसेस। और जिस जगह को वो छोड़ के चले गए कुछ टाइम के बाद में सॉइल अपनी नेचुरल फर्टिलिटी को वापस रिगेन कर लेती है, ठीक है। और इसी तरह गवर्नमेंट से अभी भी अलाउ करती है क्या स्लैश एंड बर्न? मैम ये गवर्नमेंट अभी भी अलाउ करती है स्लैश एंड बर्न वाला? अलाउ तो नहीं करती है गवर्नमेंट, बट प्रिमिटिव इलाके में कुछ रूल चलते नहीं ज्यादा गवर्नमेंट के, ट्राइब्स के अपने अलग ही रूल चलते हैं। मैम जो ट्राइबल पीपल होते हैं इसके मामले में तो ज्यादा उन इंटरफेयर नहीं करती गवर्नमेंट। मैम जो ट्राइबल पीपल होते हैं ना, तो उन लोगों को जैसे इतनी नॉलेज नहीं है, तो उधर वैसे कोई जैसे बॉडी रहती है गवर्नमेंट की जो उन लोगों को मतलब बोलता है? नहीं, ट्राइब्स के एरिया में मोस्टली उनकी खुद की ट्राइबल काउंसिल रहती है और वो अपने हिसाब से रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते हैं। मैम और इंडिया ट्राइबल में एरियाज सबसे में ज्यादा ऐसे ट्राइब्स कहाँ मिनिमम पे मिलता है? इंटरफेरेंस है गवर्नमेंट का। हाँ बोलो। मैम इंडिया में सबसे ज्यादा ट्राइब्स किधर मिलता है? कर सकता है। क्या पूछा? एक एक करके पूछो। एक का क्वेश्चन तो ये है कि इंडिया में सबसे ज्यादा ट्राइब्स किधर रहते हैं। दूसरा क्वेश्चन, हाँ, मैम फॉरेस्ट फायर भी तो लग सकती है इससे। फॉरेस्ट फायर तो ऐसे थोड़ा ना लगता, फॉरेस्ट फायर के लिए ड्राई लीव्स का होना जरूरी है। वो कह रही है स्लैश एंड बर्न से। नहीं, कभी कभी इंसिडेंट्स हो जाते हैं, बट जहां पर भी वो खेती करते हैं तो पहले उस पूरे पैच को क्लियर करते हैं ना, तो पुराने जमाने से करते चले आ रहे हैं, तो इतने हमने थोड़ी ना है कि हर बार खेती करेंगे तो आग लगा देंगे जंगलों में, लेकिन लग भी जाती है। दिस इज वन ऑफ एक खतरा है, बट ठीक है वो उसको मैनेज किया जा सकता है। फॉरेस्ट फायर्स वैसे मोस्टली गर्मियों के टाइम में ज्यादा लगने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि पत्ते सूखे रहते हैं और जल्दी आग पकड़ लेते हैं। लेकिन जो ट्राइबल इलाके जहाँ पे काफी बारिश होती है वहाँ फॉरेस्ट फायर इतनी आसानी से नहीं लगती। सॉइल फर्टि और ट्राइब्स जो है वो मोस्टली इंडिया में नॉर्थ ईस्ट वाले इलाके में सबसे ज्यादा रहती हैं, उसके अलावा उड़ीसा में भी रहती हैं, और छत्तीसगढ़ वाला इलाका भी है, वहाँ भी ट्राइब्स बहुत रहती हैं। यहाँ पे कहीं रहती है? हाँ रहती हैं, अभी भी जंगल है एमपी के बीच में, छत्तीसगढ़ के बीच में, उड़ीसा कृष्णा तो वहीं से। मैम तो मतलब जैसे एकदम हम लोग देखते हैं ना कि याहू याहू वाले, एकदम वैसे ऐसा कुछ ट्राइब्स नहीं रहते होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। उनके अपने खुद के पर्सनल कल्चर होते हैं, लेकिन हर कोई झिंगलाला वाला डांस नहीं करके घूम रहा है। हैं? मैम वही ना सब लोग मतलब वो दिखाते तो हैं कि एक एकदम सिंबॉलिक है। डिफरेंट एरिया में डिफरेंट टाइप्स के ट्राइब्स रहते हैं। वो तो एक सिंबॉलिक जेस्चर है दिखाने के लिए ट्राइबल्स को। मैम हर जैसे ट्राइब अंडमान और निकोबार में उधर वैसे रहते हैं झिंगालाला वाले। ऐसा कुछ भी नहीं है। अंडमान एंड निकोबार में जो ट्राइब्स रहती हैं उसमें तो ग्रेट अंडमानीज और निकोबारीज हैं, जो कि बिल्कुल हमारी ही तरह है। वो बिल्कुल मेन स्ट्रीम लाइफ से जो एकदम अटैच हो चुके हैं। उसके अलावा जो वहां पर ट्राइब्स रहती हैं, 2-3 क्या बोलते हैं उसको, नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, बट आई थिंक ओ
ओरा करके एक ट्राइब है, 2-3 ट्राइब और है, बट वो एकदम आइसोलेटेड एरिया में रहती हैं, वो बिल्कुल अभी उन जंगलों से बाहर नहीं निकली हैं। और अभी एक लास्ट एक इंसिडेंट भी हुआ था, एक इंग्लिशमैन गया था, उन्होंने उसे मार दिया था। बहुत सारी ऐसी ट्राइब्स हैं जो इतनी आइसोलेटेड हैं आज तक कि वो आज भी आपसे नहीं मिलेंगी। अगर आप उन्हें आज भी भनक लग गई कि आप उनके जंगलों के आसपास भी हैं तो they'll kill you। तो अंडमान में तो इस तरह की ट्राइब्स भी मैम रहती हैं। ये समझ नहीं आता कि जैसे जब ये इवोल्यूशन हो रहा था ह्यूमन बींग्स का, तो वो रह कैसे गए, मतलब वो लोग क्योंकि वो कैसे नहीं अंदर आए? रहते थे, क्योंकि वो अंदर रहते थे। और आज भी अमेज़न के जंगलों में जो ट्राइब्स रहती है वो इसलिए थोड़ी ना छूट गई कि पूरी दुनिया का ग्लोबलाइजेशन हो रहा था और उन्हें पता नहीं चला। उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया कल्चर को। मैम ट्राइब्स, हाँ, क्या बेटा? वो बंदर जैसे दिखते हैं? नो, दे लुक वेरी ह्यूमन लाइक, दे डू नॉट लुक लाइक मंकी। वो एकदम ह्यूमंस हैं। मैम मैंने तो देखा था, पता नहीं एक फोटो में, तो उसमें पूरा इंसान और जो मुंह का एरिया एकदम बंदर जैसी 2 होंठे। अरे तो मैम वो मैंने तो सही में देखा था। वो बंदर जैसे नहीं है, वो एक्चुअली में अफ्रीकन ओरिजिन के होंगे, तो वहां पर मोटे लिप्स होते हैं और ब्लैक होते हैं वो लोग। मैम तो अच्छा तो एकदम मोटे, मतलब नाक भी अंदर चली जाएगी, इतने बड़े बड़े लिप्स। हाँ, तो वो ट्राइब्स तो हर जगह के अलग अलग फेशियल फीचर्स है ना। अगर आप वो थोड़ी ना शेविंग करते होंगे। अफ्रीकन ट्राइब्स की बात करें तो वो अलग तरह के दिखते हैं। अंडमान में जिन ट्राइब की बात मैं कर रही थी उनमें सेंटलीज, जरावा और ओंगे है। ये वो ट्राइब्स हैं जो बहुत ज्यादा मिलती नहीं लोगों से। सेंटलीज ही वो है जिन्होंने मारा था, तो वो आज भी धनुष और तीर का यूज करते हैं। They could मैम not- कुछ लोग कहते हैं कि ट्राइबल लोग कपड़े ही नहीं पहनते, तो इतना तो नहीं होगा ना? नहीं नहीं, ट्राइबल में, ट्राइब के बारे में ये तो सबसे बड़ी खासियत है कि ट्राइब इक्वालिटी में बहुत बिलीव करती है। वहां पर औरतें और लड़के दोनों ही लोग ज्यादा कपड़े वगैरह, जंगलों में क्या मिलेगा तुमको, कैसे कपड़े बनाओगे? नॉर्मल सिविलाइजेशन का पार्ट थोड़ी ना हो जहाँ पे तुम्हें स्वेटर मिल रहा है, जैकेट मिल रही है, मस्त पहन के बैठे हुए हैं। जंगलों में पत्ते हैं एट मैक्स, और थोड़ा बहुत किसी को कॉटन स्पिनिंग आता होगा तो वो करते होंगे हाथ से वो भी। वहां पे उनके पास कपड़े हैं ही नहीं तो पहनेंगे कैसे? तो जो एकदम प्रिमिटिव ट्राइब्स होंगी वो नहीं पहनते ज्यादा कपड़े वगैरह, और वहां पर औरतें बहुत काम करती है। जो ट्राइब्स के बीच में इक्वालिटी ज्यादा है नॉर्मल सोसाइटी से, मेन वर्सेस विमेन। वहां पे विमेन को हर तरह के राइट्स होते हैं ट्राइब्स में। एक्चुअली कुछ कुछ ट्राइब्स तो ऐसे हैं जहाँ पे विमेन को मोर देन 1 मेन से ज्यादा शादी करने की परमिशन है। तो ट्राइबल कल्चर के बारे में कुछ अपनी अलग चीजें हैं, उसको ट्राइब्स वाले चैप्टर में पढ़ेंगे जो कि 10th में नहीं है। सब्सिस्टेंस की तरफ वापस बढ़ते हैं, रिजॉइन करो फिर आगे बात करते हैं।